देहरादून में हिंदी दिवस पर आयोजित समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। समारोह में मुख्यमंत्री ने कई साहित्यकारों को किया सम्मानित। हरिद्वार में एसआई पर फायरिंग करने वाले हरियाणा के बदमाश ने देहरादून में खुद को मारी गोली। बदमाश की मौत मचा हड़कंप। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में बालकृष्ण की कंपनी को किराए पर भूमि देने का मामला गरमाया। कांग्रेस ने बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाकर सरकार का पुतला फूंका। ऋषिकेश में 2 घंटे की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। गंगोत्री हाईवे पर यात्रियों से भरी बस फंसी। पुलिस एसडीआरएफ ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। ऐसे में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में समारोह में सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित भी किया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं जहां उत्तराखंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे में साहित्यकारों को सम्मानित करने का काम यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे थे। हिंदी दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ऐसे में उत्तराखंड में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां समारोह में सीएम ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। तो देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी जहां हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे में सभी साहित्यकारों को यहाँ पर बुलाया गया। दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया था। जो साहित्यकार थे वो यहाँ पर पहुंचे। कवि सम्मेलन था और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साहित्यकारों को सम्मानित किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे विद्वान यहाँ पर हैं। प्रोफेसर सुरेखा, दिनेश चंद्र शास्त्री जी, माननीय कुलपतिगण, श्रीमती सुधा रानी जी, माधुरी बर्थवाल जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, प्रीतम भरतवाण जी पद्म पुरस्कार से सम्मानित, और विवेकानंद खंडूरी जी, और हमारे सभी अभी जिनको संबोधन हम आज जिनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, हीरा सिंह राणा जी, शैलेश मटियानी जी, गिरदा शेरदा हमारे, और जो अभी सामने हमारे यहाँ पर है अतुल जी, उनियाल जी, और जो हमारे जो सामान्य बैठक जो हमारी होती है उस बैठक में उनके महत्वपूर्ण सुझाव साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुझाव हमको देने वाले चंदोला जी हों, बिष्ट जी, सभी हमारे इंद्रजीत सिंह जी, खरवंदा जी, सभागार में उपस्थित हमारे सभी विद्वानगण, रविंद्र जुगरान जी हमारे मित्र, सभी उपस्थित विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो भारत की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता की पहचान, हमारी एकता अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रणाम करता हूँ तथा आप सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज विशिष्ट अवसर पर मुझे आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के सम्मुख आज उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को, जिनके बारे में अभी हमारे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से एक एक के जीवन संघर्ष को हम सबके समक्ष रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते बात देहरादून की करेंगे जहां बदमाश ने खुद को गोली मार ली। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में रिश्तेदार के घर पर गोली मारी। शनिवार को हरिद्वार से ये अपराधी भागा था जहां देहरादून पहुंचने के बाद उसने खुद को गोली मार ली। हरियाणा के एसआई को गोली मारकर वहां से फरार हुआ था। अपराधी का पीछा कर हरियाणा पुलिस उसका पीछा कर रही थी। ऐसे में हरियाणा निवासी अपराधी
पर कई मुकदमे पहले से दर्ज थे। आपको बता दें कि अपराधी हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है और इस पर एक दरोगा को गोली मारने का आरोप भी लगा है। हरियाणा में इसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद वो देहरादून पहुंचा और एक अपने परिवार वाले रिश्तेदारों के घर पर रुका, जहां उसने खुद को गोली मार ली। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हरिद्वार से शनिवार को ये भागा था, पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। ऐसे में ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई कि अपराधी ने खुद को गोली मार ली। ऐसे में अपने रिश्तेदार के घर पर देहरादून में वो रुका हुआ था, जहां पर उसने खुद को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। तो देहरादून में रिश्तेदार के घर पर वो पहुंचा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जो आपको बताते चले कि हरियाणा पे इसके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून में वो मौजूद है। देखिए, जो घटनाक्रम पूरा है, कल आपको सभी को पता होगा, कल हरिद्वार में जिन पुलिस द्वारा एक मामले में जो है एक अपराधी की तलाश की जा रही थी, उसका नाम है सुनील कपूर। और जब उसकी घेराबंदी जब की गई थी जिन पुलिस द्वारा, तो जो दरोगा जी साथ में थे उन पर फायर भी किया गया था। एसआई सुरेंद्र हैं, जो अभी एम्स में जिनका इलाज चल रहा है। और पूरे घटनाक्रम में कल ही इसमें जो है जानलेवा हमले के संबंध में मुकदमा हरिद्वार पुलिस द्वारा भी दर्ज कर लिया गया था। और इसके साथ ही लगातार जो है हरिद्वार पुलिस और जिन पुलिस इसमें लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, और एक सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस के साथ मिलकर जो लक्ष्मण चौक में घर है, जहां इनके रिश्तेदार एक एडवोकेट हैं जो रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छुपने की सूचना प्राप्त हुई थी। और इसके आधार पर पुलिस टीम ने जो है, चूँकि एक रिलेटिव के घर में रुके हुए थे, तो उनको साथ लेकर और आत्मसमर्पण के लिए उनको बताया गया कि आप बाहर निकल आए। लेकिन जब अंदर पुलिस गई और उनको समझाने का प्रयास किया, तो चूँकि उनके जो साथ में रिलेटिव थे वो भी थे और पुलिस भी साथ में थी, और चूँकि कल जिस तरह की वारदात करी थी, तो पुलिस भी प्रिकॉशन में उनके रिलेटिव को लेकर गई थी। बट उसमें अचानक से जो है, जो अभी पूरा घटनाक्रम पता चला है कि वो किसी कारणों से जो है, डर के कारणों से, या जो जिस तरह की घटना उन्होंने कल कारित करी होगी अभियुक्त ने, उससे डर के कारण जो है पुलिस से गिरता देख और इस तरह से बाहर टीम को आते देख उन्होंने खुद को गोली मार ली है। हमारे पास 2024 के 2 केस पेंडिंग थे, जिसमें ये आरोपी फरार चल रहा था। वो क्या था कि कुछ पुलिस कर्मचारियों के महिला शोषण के आरोप लगाए गए थे हमारे एसएसपी सर के ऊपर। वो एक फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी गई थी। तो उसकी जो जांच चली, उसकी जांच में जो ईमेल एड्रेस के थ्रू हमने जांच की, तो इसके आईपी एड्रेस से, इसके वाईफाई से वो चीज़ सर्कुलेट हो रखी थी। उसके बाद से इसको पुलिस तलाश भी कर रही थी। ये बाहर चल रहा था, फरार चल रहा था। तो कल इसकी लोकेशन आई थी हरिद्वार में। हरिद्वार में जैसे मेरी टीम इसको पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंची, तो वहाँ बस स्टैंड से ये भाग निकला और मेरे एक सब इंस्पेक्टर पे इसने गोली चला दी। वो एम्स में एडमिट है। वहाँ हमने अपनी एफआईआर करवा दी थी। उसके बाद में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की भी इस एरिया में, उत्तराखंड में आसपास में इसकी कहाँ कोई रिश्तेदारी जानकारी है, तो पता चला कि देहरादून में भी इसके कोई रिलेटिव रहते हैं। तो हमने वहाँ लोकल पुलिस को भी बोला, तो हरिद्वार पुलिस, मेरी टीम और यहाँ से चौकी की टीम इसको तलाश करते हुए यहाँ पे आई थी। यहाँ आने के बाद ये इंसिडेंट हुआ कि इसने पुलिस को देखने के बाद खुद को। देहरादून के लक्ष्मण चौक स्थित एक क्षेत्र में एक अपराधी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी घर में, जो कि उनके रिश्तेदार का बताया जा रहा है। और जो ये अपराधी है जिसने आत्महत्या की है, ये हरियाणा के जींद का रहने वाला था, जो कि फ्रॉड मामले में वहाँ फरार चल रहा था। कल हरिद्वार में जो घटना हुई, जिसमें एक दरोगा जो है वो घायल हुआ था, वो इसी अपराधी ने उसको गोली मारी थी, क्योंकि वो वहाँ छुपा हुआ था। सूचना पाकर हरिद्वार पुलिस उसे पकड़ने पहुंची थी, तो जिसके बाद इसने पुलिस पर ही हमला कर दिया था। और आज जब पुलिस को ये सूचना मिली कि अपराधी लक्ष्मण चौक स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर, जो कि अधिवक्ता है, उनके घर छुपा हुआ है, यही इसी सूचना पर हरिद्वार पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस और देहरादून पुलिस यहाँ पर उसे सरेंडर करने के लिए कहने आई थी। लेकिन तभी इस बीच उसने आत्महत्या कर ली और खुद को पेट में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर मौत होगी। तमाम जो पुलिस प्रशासन की टीम है, चाहे हम हरियाणा पुलिस की बात करें, देहरादून पुलिस की बात करें या हरिद्वार पुलिस की बात करें, वो यहाँ पहुंची है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुंच चुकी है और अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। और आखिर क्या कुछ निकल के सामने आता है वो जांच का विषय है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो अपराधी है वो 2 फ्रॉड मामलों में फरार था हरियाणा से, और साथ ही एक मुकदमा हरिद्वार में दरोगा पर गोलीबारी को लेकर उसमें हुआ है। कुल मिलाकर के 3 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर है हरिद्वार का। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये पुलिस इसमें जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका जुड़ी हुई है। दीपिका, अभी क्या कुछ पुलिस की ओर से निकलकर सामने आया? क्या जिस तरीके से हरियाणा पे उसके ऊपर काफ़ी केसेस दर्ज थे, देहरादून में भी इस तरीके की कोई घटनाओं को अंजाम दे चुका है?
जी देखिए, देहरादून में अभी ऐसी घटना को उसने अंजाम नहीं दिया था, लेकिन हरियाणा में 2 मुकदमे उसमें दर्ज है फ्रॉड के, और इसी के साथ वहां के जो एसएसपी हैं उन पर अभद्र टिप्पणी और अभद्र उन्होंने पोस्ट जो है फेसबुक पर शेयर की थी, जिसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। और लगातार ये 2024 से फरार चल रहा था, और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली कि वो हरिद्वार में कहीं छुपा हुआ है, तो सूचना पर हरिद्वार की जींद पुलिस यहाँ पहुंचती है, और उसके साथ हरिद्वार पुलिस एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हैं, जिसमें ये अपराधी जो हरियाणा पुलिस के दरोगा है उस पर फायरिंग करता है, और उसके बाद ये फरार हो जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि आज वो हरिद्वार में किसी रिश्तेदार के यहाँ छुपा हुआ है, जो कि अधिवक्ता है। पुलिस यहाँ पर उसको पकड़ने, सरेंडर करने के लिए आती है। ऐसे में वो खुद को कमरे के अंदर गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इस पूरे मामले में फोरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है। देहरादून के एसएसपी, आईजी गढ़वाल, तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल की। उन्होंने पूछताछ की उनके परिवार वालों से। परिवार वालों का एक दूसरी तरफ अलग ही आरोप है। वो कह रहे हैं कि उसको फंसाया गया है, उसमें झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, और हरिद्वार में जो गोली चली थी वो भागा दौड़ी में गलती से लग गई थी। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो गलती नहीं मान रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पड़ोसी राज्य, चाहे हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली, यूपी की बात करें, वहां के अपराधी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की शरण ले रहे हैं और यहाँ छुपने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब हरियाणा की पुलिस यहाँ आती है, उससे कहती है कि आप सरेंडर कर लो। देहरादून की पुलिस और हरिद्वार पुलिस भी उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप सरेंडर कर लो, बाहर आ जाओ। लेकिन ऐसे में वो डर कर, हड़बड़ा कर अंदर खुद को पेट में गोली मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। और ऐसे में तीनों टीम, जो पुलिस की टीमें हैं, वो जांच कर रही है कि क्योंकि इस पे 2 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं और हरिद्वार में भी एक मुकदमा है, जो कि कल की घटना है, जिसमें दरोगा पर वो गोली मारता है, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें अभी जो डेड बॉडी की पोस्टमार्टम है वो रिपोर्ट आनी बाकी है, और अभी पुलिस जो आगे की कार्रवाई भी कर रही है इसमें। बिल्कुल दीपिका, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते, बात मसूरी की करेंगे, जहां मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किए गए टेंडर को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि टेंडर में शामिल 3 कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99% हिस्सेदारी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केवल 1 करोड़ रुपए में भूमि आवंटित कर राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के करीबी को फायदा पहुंचाया। आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में एक बहुत बड़ा घोटाला, जो 25 वर्षों में राज्य बनने के बाद से लेके अब तक सबसे बड़ा घोटाला, 30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला है। इसमें 142 से 150 एकड़ ज़मीन बेशकीमती मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट, उसको पूरा बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए हुए एक फर्जी बोली करके 3 कंपनियां जो उसमें भागीदार हैं बोली में, वो 3 कंपनियां रामदेव जी के व्यावसायिक साझेदार आचार्य बालकृष्ण की हैं। उसमें 99% उनकी शेयर होल्डिंग्स हैं। इन्हीं 3 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से एक कंपनी को वो टेंडर मिल गया, 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के लिए 1 साल के लिए दिया था, उसको एक्सटेंड कर दिया 15 साल के लिए। 15 साल में भी प्रावधान कर दिया कि अगले 15 साल के लिए भी उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में किराए पर जमीन देने में हजारों करोड़ के कथित घोटाले के विरोध में रानीखेत में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मसूरी में जमीन का टेंडर घोटाला करके बालकृष्ण की कंपनी को दिया गया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर सरकार का विरोध जताया। आने वाली सड़क, अल्मोड़ा को जाने वाली सड़क ऐसी क्षतिग्रस्त है। बोलता से हम लोग आगे आकर विपक्ष की भूमिका भरपूर तरीके से निभाते हैं। जैसा कि अभी आप लोग को विदित है, मसूरी में जो जमीन का कांड ये तो भाई मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में काम के टेंडर को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यशपाल ने कहा कि पर्यटन विभाग की जमीन को सालाना किराए पर देने में सरकार ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। वहीं कांग्रेस ने इस मामले की सीबीआई या फिर सिटिंग जांच में से जांच कराने की मांग की है। बीजेपी की सरकार के जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो इस उत्तराखंड की धरती से पनपे, उपजे, बढ़े, वो आज सरकार के संग मिलकर अपने सहयोगी की मदद से किस तरीके से इन कारनामों में लिप्त हैं, यह आज सामने आ रहा है। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन, जिनकी कंपनी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर
जो कंपनी है उसको जॉर्ज एवरेस्ट जैसी एक जगह जो बहुत ही शांत और पर्वतीय इलाका है, जहां टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म की, उसको औने पौने दाम पे सरकार ने देने का काम किया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के धरने पर उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पलटवार किया। मंडी परिषद अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है, पुलिस देर रात तक चेकिंग कर रही है और अपराधियों को पकड़ रही है, लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद केवल सियासी कारणों से कानून व्यवस्था पर हंगामा कर रही है। सरकार लगातार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण है। आप देख रहे हैं लगातार चेकिंग हो रही है, लगातार पकड़े जा रहे हैं और जो अपराध कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जितने भी मामले सामने आए, और उसमें अपराधी के पीछे लगातार नहीं जा सकता, लेकिन जो भी अपराध कर रहा है तुरंत पकड़ में आ रहा है, चाहे वो गोलाबार का मामला हो, शराब के मामले पकड़े जा रहे हो, और रात को पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और कोई भी हो, कितना भी अप्रोच वाला आदमी हो, पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता फोन करते होंगे, वो छूटते नहीं होंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, पुलिस की अपनी एक जिम्मेवारी है और वो जगह जगह ड्यूटी पर रहती है। अब कोई किसी गली मोहल्ले में अराजकता कर रहा है, जैसे पुलिस को पता लगता है तो तुरंत पुलिस पहुंचती है। तो वहीं चंपावत के लोहाघाट में बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार ने भर्ती की उम्र सीमा घटाकर 25 साल कर दी है, जिससे सामान्य वर्ग के युवाओं को नुकसान हो रहा है। युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। गुड़ का गुड़ रख दिया, हम शक्कर होकर निकल गए। इनकी बिल्कुल जायज मांग है, 100% जायज मांग है। अभी तो इन्होंने अंगड़ाई ले रखी है। किसी भी देश में कोई भी क्रांति आती है, हमेशा युवा उसको परिवर्तन करता है। अगर एक नहीं, इतिहास में सैकड़ों उदाहरण हैं। युवा ही परिवर्तन का एक प्रतीक माना जाता है। अगर युवा का ध्यान नहीं रखेगी सरकार, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम केवल इतना कह चाहते हैं, इनकी जायज मांग है। इन युवकों से हम राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, किसी पार्टी का आदमी होने वाले, थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस बन जाती है वो ठीक नहीं है। हम राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, इसलिए हमारा इनको पूरा समर्थन है। इनको हम तन से, मन से, धन से, जहां हमारी जरूरत होगी हम इनके साथ खड़े मिलेंगे और इनको वास्तव में इनके साथ न्याय होना चाहिए। मांग है जो ये आरक्षण है, इसकी भी एक नियमावली होनी चाहिए। जनरल के मतलब अब आरक्षण उत्तराखंड में 107 से 111 पहुँच गया है, अभी और बढ़ने की आशंका है आरक्षण में। और सरकार बोल रही है कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ में ही रहेगी। कहाँ से रहेगी? रोजगार है ही नहीं, कुछ साधन ही नहीं है। सरकार ने यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई प्लांट स्टैब्लिश किया है? हर किसी को वैसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती। यहाँ कुछ प्लांट स्टैब्लिश किया है सरकारी एम्प्लॉयमेंट के लिए? कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस लोकल का किया है? यहाँ का आदमी बाहर तभी तो जाता है, और उसमें भी वहाँ उसको खर्चा, उसका कमरे का खर्चा, उसका किराए का खर्चा, उसका खाने का खर्चा। यहाँ अगर कोई प्लांट स्टैब्लिश होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आदमी यहीं रुकेगा, उसका पैसा बचेगा, उसकी पूंजी बढ़ेगी, यहाँ का भी जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी इस एरिया की। वरना ये लोकल का आदमी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सबसे परिवार से है वो, कहाँ जाएगा? उनका एकमात्र साधन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। सरकार ने देखो, सरकार ने अगर जो एज का 9 महीने से हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, अगर पुलिस की एज बढ़ानी थी तो उस टाइम बढ़ा लेते। अब जब 9 महीने से लटका हुआ है, अभी इनने नियमावली जो है तो चेंज करके, हम उस टाइम से लगे हुए कि एज बढ़ाओ करके। अगर जो 25 इनने अभी कर रखी है, उस टाइम कर रखी है, तो कम से कम आधे बेरोजगार तो वहाँ पे जाते। सरकार मतलब कितना गेम खेले। फॉरेस्ट गार्ड का उन्होंने एग्जाम 3 अगस्त को दे रखा था, अब उसमें भी नियमावली, जो बेचारा उसमें जाता, अब उसकी 42 पोस्टें में से 42 पोस्टें बचा रखी हैं। अब 42 में से 107 तो आरक्षण हो गया, जनरल के लिए तो 5 भी नहीं पहुंच रही हैं उसमें। अब वो करना क्या चाहते हैं सरकार, तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर चलो मानते, अगर इन्हें नियमावली चेंज ही करनी थी 1 साल पहले कर देते, अगर ऐसा ही होना था। जितने बेरोजगार अभी 25 साल कितने क्रॉस हो चुके हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम इन्हें कैलेंडर में 3 अगस्त का दे रखा था, उसका अभी कुछ आता पता नहीं है कि कहाँ है क्या है। अब जो बेचारा करता भी तो उसकी एज ओवर एज हो रही है। जो सर इन्होंने परसों एक नियमावली निकाली है, उसमें जो युवाओं की एज 28 थी, उसमें 28 से घटाकर वो एज आज जो है 25 कर दी है। जो कि पहले 28 होती थी या 35 होती थी, जो 42 होती थी, वो युवाओं की आज जो है 25 कर दिया, जिसमें से सारे युवा आज बेरोजगार भटक पड़े हैं। जिस हिसाब से आज जो ये युवा है, जो 26 की एज में है, कोई 24 की एज में है,
कोई 23 की एज में है तो किसी तो उन्होंने वो फिजिकल जो वो फिजिकल भी उन्होंने अलग अपने नियमावली में चेंज कर दिया है। और जो उत्तराखंड सरकार का हर महीने का एक जो आरक्षण है, जो एक रसगुल्ले की तरह बांटे जा रहे हैं, तो इसमें ये जनरल जो ओबीसी जो SC ST है, जिसमें से ये हाल ही के 6 महीनों में जो ये 25% आरक्षण इन्होंने दिया है, इनमें हम सब भाई लोगों को नुकसान हुआ है। जो आज युवा बॉर्डर लाइन पे पहुंच रहा है, जो मेरी 60 नंबर जानी चाहिए थी वो आज 70 नंबर पे जा रही है। ये इसी कारण वजह जा रही है कि जो इन्होंने आरक्षण दिया है 25 नंबर का, 25% का, आजकल ये तानाशाही इनकी सरकार की नहीं चलेगी। इनको ये आरक्षण और नियम चेंज करना पड़ेगा। वहीं लश्कर तहसील के मोहनवाला गांव के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। ग्रामीणों और शिक्षक लंबे समय से मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में हरिद्वार में हाल ही में एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से बच्चे बाल बचे। ग्राम सभा और स्थानीय शिक्षकों ने बार मरम्मत और निर्माण की मांग की, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। विद्यालय में गहराई होने के कारण पानी भरता है और छत भी टूटी हुई है। और 2023 में पत्रकार किया गया अपने विभाग को, उसके बाद 2023 में किया गया और 2025 में किया गया, अवगत करा गया। लेकिन पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। जहाँ बारिश होती है तो कमरों के अंदर पानी आ जाता है, फर्नीचर बिगड़ गया, खिड़की टूट गई और चोरी भी बहुत होती हैं कमरों में। जून में लक्सर तहसील के कई विद्यालयों की हालत बद से बदतर हो गई है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनकी छतें, दीवार और आंगन भी पूरी तरह से जर्जर है, यानी फर्श टूट चुका है और छतें कमजोर हो गई हैं। अगर हम लक्सर ब्लॉक की बात करें तो लक्सर ब्लॉक में कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी स्थिति ज़्यादा खराब है और खानपुर में भी ऐसी स्थिति है। खानपुर के मोहनावाला विद्यालय की बात करें तो वहाँ बिल्डिंग का हाल खराब है और बच्चों का जीवन, यानी जो बच्चे उसमें अध्ययनरत हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका जीवन भी खतरे में है। इस तरह से यदि देखा जाए तो शिक्षकों द्वारा जो चिट्ठियाँ या जो मांग की गई है उस पर कोई ध्यान विभाग द्वारा नहीं दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि कई बार ग्रामीणों ने भी विद्यालय की हालत को उजागर किया, यानी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन फिर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है। अभी हाल ही में बाल बची, यानी विद्यालय छत और दीवारें गिरी तो कई बच्चे बच गए और ऐसी स्थिति लक्सर और खानपुर में भी पैदा हो सकती है। लिहाजा उससे पहले ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि समय रहते बच्चों को बचाया जा सके और किसी प्रकार का कोई बदला भी ना हो सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। तो वहीं पाबू ब्लॉक के सेंजी गांव के आपदा प्रभावित लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और अपनी परेशानियां साझा की। प्रधानमंत्री ने उन्हें सहजता से सुना और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी है। नीलम सिंह और बबीता देवी ने आपदा के दौरान हुए नुकसान और गांव की स्थिति के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, उनने हमारा दर्द सुना और हमें आश्वासन दिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे नियमों में बदलाव करना पड़े, हम आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके आपकी भरपूर जितना हमसे हो रहा है हम आपकी सहायता करेंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर धन सिंह राव जी, इन सब का शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मैंने यही कहा कि हमारा तो मकान था, दुकान थी, सारा बह गया है, मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। इसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी हो सकता है, चाहे व्यापार से या मकान से, वो हम आपको जो है पूरी तरह से सहायता करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से वहाँ से हमें बुलाया था तो हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे साथ यहाँ एकजुट खड़े हुए और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि शासन प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर कुछ करेंगे। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।